जो आपका एज़ीमुथल क्वांटम नंबर्स है वो L है। फिर इसके अलावा मिलता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को हम M से शो करते हैं। फिर आपका आता है स्पिन क्वांटम नंबर को S से शो किया जाता है। यानी जो आपका फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट में डी ब्रोगली इक्वेशन क्वांटम नंबर्स दिया गया है, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे शेप ऑफ sp-d-f ऑर्बिटल्स की। तो जो शेप ऑफ sp-d-f ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? s ऑर्बिटल जो होता है वो गोलाकार होता है। जो आपका p ऑर्बिटल होता है वो डंपल के आकार का होता है। जो d ऑर्बिटल होता है वो डबल डंपल के आकार का होता है। इसके अलावा जो f ऑर्बिटल्स होता है वो आपका क्या होता है? संकुल पाया जाता है। हिंदी में कहा जाए तो उसकी संरचनाएं जो होती हैं वो जटिल पाई जाती हैं। इस ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग ये देखा जाता है कि sp-d-f ऑर्बिटल्स में और क्या क्या दिया गया है। जैसे कि हमने आपको अभी बताया है कि जो शेप ऑफ s ऑर्बिटल मॉलिक्यूल्स पाया जाता है उसके अंतर्गत इनकी संरचना पिछली कक्षा में पढ़े हुए हैं। फिर इसके अलावा आपका दिया गया है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग दिया गया है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया गया है। हुंड्स रूल में क्या दिया जाता है? पहले जो आपका रूल का स्ट्रक्चर होता है हुंड्स रूल में किसी भी कोष के अंतर्गत, जैसे आपका ये डी कोष बनाया है हमने 1 2 3 4 5, यही डी कोष है। इसमें आपके इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो किस प्रकार से हुंड रूल के अकॉर्डिंग फिलअप की जाती है। तो इसमें अगर हम करेक्ट और इनकरेक्ट जानने की बात करते हैं तो सीरियल वाइज जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और फिर 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 5 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से अगर ये शो किया जाता है तो ये हुंड रूल्स का पालन हो रहा है। अगर हम यहाँ पे इस तरीके से करें कि 1 और 2, फिर 1 2 और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन आपका एक कॉलम खाली जा रहा है। ये जो नियम है ये हुंड्स रूल का पालन नहीं करता। ये आपका करेक्ट, ये आपका इनकरेक्ट कंडीशन पाया जाता है जो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग पाया गया है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात आती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सबसे पहले क्या किया जाता है कि आपका जो s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, इसके बाद आप f ऑर्बिटल को फिलअप करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। ये तो यूनिट फर्स्ट की बात रही है जहां पे मैंने आपको बताया एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपका यूनिट फर्स्ट की कंडीशन दी गई है। अब बात आती है यूनिट सेकेंड की, जहां पे केमिकल बॉन्डिंग वेस्पर दिया गया, वेस्पर थ्योरी दिया गया है। जो केमिकल बॉन्डिंग पाई जाती है वो क्या होती है? केमिकल बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड ये शो करने के लिए दिया जाता है कि जैसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस प्रकार से शो होती है, केमिकल बॉन्ड किस प्रकार से शो होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपका एक सिद्धांत दिया गया जिसको हम कहते हैं वेस्पर थ्योरी, यानी वेस्पर सिद्धांत हिंदी में इसको कहा जाता है। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, जो वेस्पर का फुल फॉर्म है ये है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कहा गया है। अब इसमें सबसे पहले आपका NH3 मॉलिक्यूल्स, NH3 मॉलिक्यूल्स के अलावा आपका दिया गया है हाइड्रोनियम मॉलिक्यूल्स, फिर आपका H2O मॉलिक्यूल्स। H2O मॉलिक्यूल्स दिया गया है, हाइड्रोनियम मॉलिक्यूल्स दिया गया है। इस मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग दिया गया है कि किस प्रकार से आपका जो केमिकल बॉन्ड बनता है वो किस तरीके से बनता है। जैसे अभी हमने आपको कहा कि NH3 मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन की जो संख्या पाई जाती है वो होती है 7। नाइट्रोजन का जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो आपको करते हैं 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, यानी किस प्रकार से 2 2 4 5 6 7, यानी किस प्रकार से नाइट्रोजन की संख्या हमारी 7 पाई गई है। अब हम बात करते हैं जैसे नाइट्रोजन हमारा 7 पाया गया है और बॉन्ड की कंडीशन बनाना है, तो बॉन्ड की कंडीशन में सबसे पहले हमारा हाइड्रोजन का तो 1 पाया जाएगा। हाइड्रोजन का 1 पाए जाने के कारण आप देखेंगे कि जब P में हमारे किस प्रकार से 1 1 करके इलेक्ट्रॉन जाने हैं तो P का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। P का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। अब P बनने के बाद की कंडीशन हम आपको बताएं कि जो नाइट्रोजन पाया गया है, जैसे हमने
पूरे में 6 कंडीशन जैसे पूरा बनाया गया है, 1 2 3 4 5 6। ये आपका क्या है, P है। P में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो पाई जाती है टोटल फिलअप करने पर 6 पाई जाती है। 6 पाए जाने के बाद यहाँ पे हमने आपको कहा है Px1 Py1 Pz1 पाया। तो Z1 जो कंडीशन है वो क्या है, यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, क्योंकि हमने अभी आपसे कहा था NH3 मॉलिक्यूल्स, यानी नाइट्रोजन में आपका जो हाइड्रोजन का है वो क्या है, 3 मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, यानी किसी प्रकार का बॉन्ड बना रहा है। बॉन्ड बनाने की कंडीशन आपकी जो H है, देखिए हमने H यहाँ शो किया है, जो H शो किया गया है ये क्या है, NH3 मॉलिक्यूल्स है। अभी बात आ रही केमिकल बॉन्डिंग की, किस प्रकार से बॉन्ड बनते हैं। ये बॉन्ड आपका अगर कहा जाएगा तो ये सिग्मा बॉन्ड बनकर तैयार होगा, क्योंकि क्या है कि आपका जो Px है, Py है, Pz है, उनके साथ आपका जो हाइड्रोजन है वो क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये कंडीशन आपके केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है। केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स में पाए जाने के साथ साथ इसी प्रकार से आपका दिया गया है, जब पाई और सिग्मा की बात आती है, यानी सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड बनते हैं जब हम सपोज दैट किसी भी कंडीशन को जैसे P दिया गया, पैरेलल ओवरलैपिंग कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता। पाई बॉन्ड की कंडीशन में हम आपको शो करते हैं, ये कंडीशन हमारा पाई बॉन्ड बनता है। जब बात करते हैं हम सिग्मा बॉन्ड बनाने की, तो सिग्मा बॉन्ड की जो कंडीशन बनती है वो अलग बनती है। जैसे कि हम आपको 1s दे दिए यहाँ पे और फिर आपको 1s यहाँ पे दे दिए। एक s गोलाकार होता है, यहाँ भी s पॉजिटिव करके हम यहाँ शो कर दे रहे हैं। इसमें आपका ओवरलैप कराया जाएगा। कैसे ओवरलैप कराया जाएगा, ये कंडीशन पूरा क्या है, ओवरलैप हुआ है। ओवरलैप होने पर ये कंडीशन जैसे मिलती, इसी को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। आप ये भी जानते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग बॉन्ड होता है, जो पाई बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। यानी केमिकल बॉन्डिंग में किस प्रकार से बॉन्ड बनते हैं ये हम आपको सेकेंड यूनिट में बताएंगे। फिर नेक्स्ट यूनिट आपकी पाई गई है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपका दिया गया है एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत क्या क्या पाया गया है, आपका फर्स्ट ए सेकेंड ए। जो आपका फर्स्ट ए है यानी फर्स्ट ए और दूसरा क्या है, सेकेंड ए पाया गया है। एस ब्लॉक एलिमेंट में जब फर्स्ट ए की कंडीशन आती है अर्थात तो फर्स्ट ए के जितने भी एलिमेंट पाए जाएंगे उस एलिमेंट में आपका लास्ट कंडीशन में 1 पाया जाएगा, यानी यस में 1 ही पाया जाएगा। जो भी एलिमेंट इसके अंतर्गत पाए जाएंगे उनमें 1 पाया जाएगा और इसके अलावा सेकेंड ए में जितने एलिमेंट पाए जाएंगे वो क्या पाया जाएगा, S2 पाया जाएगा। इसीलिए एस ब्लॉक एलिमेंट में आपका फर्स्ट ए और सेकेंड ए कहा गया है। जो आगे हम आपको बृहद बताएंगे एस ब्लॉक एलिमेंट की जो भी कंडीशन फर्स्ट ए और सेकेंड ए की पाई गई है। फिर इसके अलावा आपका दिया गया एक केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस। तो केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस की जो कंडीशन बनती है वह क्या है, केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैस, यहाँ पे आपका दिया गया है केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस। केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस में दिया गया है हीलियम, नियान, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जेनान, फिर आपका दिया गया है रेडान। ये आपके पाए जाते हैं केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस में। आप ये जानिए केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस किसको कहा जाता है। केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस को कहा जाता है जैसे अक्रिय गैस या शून्य वर्गीय समूह तत्व कहे जाते हैं, उसी को केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैस के नाम से जाना जाता है। अब इनमें जितने भी आपके हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान पाए गए हैं वो आपके अक्रिय गैस के रूप में जाने जाते हैं। अक्रिय गैस वह गैस होती है जो विस्फोटक नहीं पाई जाती है, वो गैस जो होती है विस्फोटक नहीं पाई जाती, उसी को हम अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक गैस का अहम रोल फर्स्ट ईयर में पाया गया बीएससी पार्ट 1 में, जिसको हम कहते हैं जेनान यानी XE। अगर हम यहाँ बात करते हैं XeF2
और XeF4 फिर XeF6 की। इसको कहते क्या हैं? ज़ेनान डाइफ्लोराइड, ज़ेनान टेट्राफ्लोराइड, ज़ेनान हेक्साफ्लोराइड कहा जाता है। जो आपके थर्ड यूनिट में यस ब्लॉक एलिमेंट और केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेज में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपका क्या है? ज़ेनान डाइफ्लोराइड, ज़ेनान टेट्राफ्लोराइड, ज़ेनान हेक्साफ्लोराइड है। ये आप केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेज में पाए जाएंगे। फिर यूनिट आती है आपकी फोर्थ, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट की क्या खासियत है? पी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले आपका जो दिया गया है वो क्या है? थर्ड ए। थर्ड ए के अलावा आपका फिर दिया गया है फोर्थ ए। फोर्थ ए के अलावा दिया जाएगा आपका 5 ए। 5 ए के अलावा आपका 6 ए। यानी जो आपका थर्ड ए से स्टार्ट होता है, थर्ड ए की जो कंडीशन पाई जाती है, जैसे NS1 से NP6 तक। अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूं जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट में दिया गया है। इसका मतलब यह है NS1 से NP6 तक की जो कंडीशन पाई जाती है, यानी S में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से लेकर के और P में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 की कंडीशन पाई जाती है, यानी 1 से लेकर 6 तक पाई जाएगी जो आपकी, वो क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट में दिया जाता है। पी ब्लॉक एलिमेंट की एक और खासियत है, इसमें जो लास्ट में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या पाई जाती है वो क्या होती हैं? 6, 2, 8 पाई, यानी जितना भी इसका उपकोष होता है वो पूरा फिलअप पाया जाता है। यानी फिलअप पाए जाने का मतलब 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट उपकोष में पाए जाते हैं। जो आपके नोबल गैसेज हैं, नोबल गैसेज में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, रेडान की जो भी कंडीशन बनती हैं उसमें लास्ट उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या पाई जाती है वो फुल फिल पाई जाती है। अब 1 से कंडीशन ना करके हीलियम की जो कंडीशन पाई गई है, फिर नियॉन की, फिर आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, रेडान की जो कंडीशन पाई गई है, इसमें आपका पूर्णतः ये कंडीशन बनता है कि किस प्रकार से आपके ज़ेनान डाइफ्लोराइड्स, ज़ेनान टेट्राफ्लोराइड्स, ज़ेनान हेक्साफ्लोराइड की कंडीशन में मिलकर बनता है। अब ये रही आपके यूनिट्स की बात। नेक्स्ट स्टेज में हम आपको जो यूनिट्स की कंडीशन चल रही है इसमें आपको डी ब्रोगली इक्वेशन बताने वाले हैं, जिसमें आपका डी ब्रोगली इक्वेशन मैंने अभी बताया कि लैम्डा बराबर H/mb जो पाया जाता है ये प्रूव करना होगा। लैम्डा बराबर H/mb जो पाया जाता है ये प्रूव करना होगा डी ब्रोगली इक्वेशन के कारण। मैंने आपको बताया कि डी ब्रोगली हैं कौन? डी ब्रोगली एक वैज्ञानिक है जिसने अपना इक्वेशन दिया है। डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। हम अब आपको डेरिवेशन बता रहे हैं डी ब्रोगली इक्वेशन का। तो डी ब्रोगली इक्वेशन का जो डेरिवेशन है, लेट अस कंसीडर ये फोटॉन टू बी वेव फ्रीक्वेंसी। वेव फ्रीक्वेंसी का मतलब आप समझते हैं, न्यू जो कंडीशन दिया गया वेव फ्रीक्वेंसी वे इट्स का। एनर्जी गिवन बाई प्लॉन्क इक्वेशन दिया गया है। एनर्जी गिवन बाई प्लॉन्क इक्वेशन होता है E इक्वल टू एच न्यू के, जो आपका एच न्यू दिया गया है, ये कंडीशन पाया गया है। फिर नेक्स्ट आपका है इफ वी कंसीडर इट एज पार्टिकल ऑफ मास इट्स, पार्टिकल ऑफ मास इट्स में एनर्जी इज द गिवन बाई, यानी किसकी एनर्जी कही जा रही है? जो पार्टिकल ऑफ मास है। मास का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि लैम्डा बराबर H/mb, यही तो था आपका। यम जो कंडीशन है वो मास की बात मैं कर रहा हूं आपको, पार्टिकल ऑफ मास इट्स द एनर्जी इज द गिवन बाई की, जो आइंस्टीन इक्वेशन के अकॉर्डिंग दिया गया है। आइंस्टीन मास एनर्जी जो दिया गया है E बराबर mc², क्या है? E बराबर mc² है। तो E की जो कंडीशन है वो क्या है? एनर्जी की दी गई है। mc जो दिया गया है m आपका मास है, c ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यानी वेयर इज द c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो c है वो क्या आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है।
एच न्यू की कंडीशन में मैंने अभी आपको बताया है। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि आपका एस जो है क्या है, वो मास है, ई आपका यहाँ पे एनर्जी है। तो ई बराबर mc² जो दिया गया है एनर्जी है, फिर मास है, फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट दिया गया है, जो इक्वेशन नंबर आपका 2 बनकर आता है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट एस न्यू इक्वल टू mc²। जो mc² है किसके है, एस न्यू के है, किसके, एस न्यू के जो पाया गया है वो क्या है, mc² दिया गया है। तो mc जो m है आपका मास है, c ऑफ वेलोसिटी ऑफ c जो दिया गया है वेलोसिटी ऑफ लाइट दिया गया है, ये कंडीशन पाया गया है 1 एंड 2 गेट इक्वेशन के अंतर्गत पाया गया है। फिर नेक्स्ट आपका एज द फोटॉन एंड फ्रीक्वेंसीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इसके अकॉर्डिंग दिया गया है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, फोटॉन न्यू पी की कंडीशन जो बनती है फोटॉन ऑफ न्यूज, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में पाई गई है, जिसको हम सी लास्ट में देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात मैंने कही कि सी शो किया गया लास्ट में आपके। फिर मोमेंटम पी, जो पी है आपका क्या है, वो मोमेंटम माना गया है, जिसको प्लैंक कांस्टेंट लास्ट की कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा कि आपका लेमडा बराबर h/mv जो दिया गया है, ये फाइनल डिसीजन डी ब्रोगली इक्वेशन बनने पर आता है। लेकिन यहाँ पे पी जो कंडीशन शो कर रहा है वो क्या है, पी आपका मोमेंटम है, इज गिवन बाई दिया गया नहीं, गिवन बाई में आपका दिया गया है P इक्वल टू मास के, यानी आपका P क्या है, मोमेंटम है, किसके है, मास के है, मास मल्टीपल किया गया है आपका वेलोसिटी से, यानी आपके वेलोसिटी जो होती है आपका c है, वेलोसिटी ऑफ लाइट को माना गया है। तो लास्ट में फाइनल में दिया गया है इक्वल दिया गया है किसके, mc के, यानी आपका m जो है वो मास है, c आपका क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट्स है, ये कंडीशन आपका दिया गया है। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 3/4 वी गेट, यानी जो डिवाइडिंग इक्वेशन किया गया है किसका, 3/4 का, जब 3/4 इक्वेशन का डिवाइडिंग किया जाएगा तो एच न्यू अपान पी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका स्क्वायर कैंसिल होगा तो आपका बचेगा क्या, केवल सी, यानी आपका जो कंडीशन होगा सी बचेगा, जिस वेलोसिटी ऑफ लाइट भी कहा जाता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कहा जाता है। और इसमें हम लिख सकते हैं इसके अलावा पी एस न्यू डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू एस अपान लेमडा के, ऐसा भी लिखा जा सकता है। फिर और करके एच अपान लेमडा बराबर एच अपान पी भी लिखा जा सकता है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि लेमडा जो है वो क्या है, वेवलेंथ है, एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है, एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है, पी आपका मोमेंटम पार्टिकल्स है, पी है। इसके अलावा डी ब्रोगली सजेस्टेड, यानी डी ब्रोगली ने एक सुझाव दिया है कि आपका लेमडा बराबर एच अपान पी इक्वल टू किया जा सकता है एच अपान एम वी की। तो जो लेमडा है एच अपान पी भी लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू लिखा जा सकता है एच अपान एम वी की। फिर नेक्स्ट कंडीशन में इन्होंने कहा है कि जो आपका ये कंडीशन बन रहा है, जिसको हम कह रहे हैं कि लेमडा बराबर एच अपान पी भी कहा जा सकता है, इसके अलावा आपका एच अपान एम भी कहा जा सकता है। तो अदरवाइज इसको लिखा जा सकता है लेमडा बराबर एच अपान एम बी के भी लिखा जा सकता है, एम बी के अर्थात ये भी प्रूफ सही माना जाएगा आपका और ये भी प्रूफ सही माना जाएगा, क्योंकि अगर बात करें तो एच अपान एच जो आपका लेमडा दिया गया है, फिर इक्वल टू दिया गया है एच अपान पी के पाया गया है, किसके पाया गया है, एच अपान पी के पाया गया है, फिर इक्वल टू पाया गया है एच अपान एम। इक्वल टू जो पाया गया है, ये कंडीशन अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने यही तो आपको शो किया, लेमडा बराबर एच अपान एम डी के, यानी आपका जो डी ब्रोगली इक्वेशन है, डी ब्रोगली ने जो अपना सुझाव दिया है वो किस पर दिया गया है, लेमडा बराबर एच अपान एम बी पर, या कह सकते हैं आप
लेमडा बराबर एच अपान पी पर। इतना ही बताया है इन्होंने। ये आपका पूरा जो कंडीशन बनता है डी ब्रोगली इक्वेशन का, वो यही पाया जाता है कि लेमडा बराबर एच अपान एम बी के, जिसको आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आपका एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट, एम बी मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स, और आपका जो लेमडा है वो वेव लेंथ पाया गया है।